आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जल्दी कैसे करें, उसके सटीक कदम क्या हैं। इस प्रकार के दस्तावेज का अपोस्टिल जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, कैसे करवाएं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप समझना चाहते हैं कि कहाँ और कैसे जल्दी कर सकते हैं। पीएएसएल टेक्सास एसोसिएशन का एक अनुच्छेद दस्तावेज है जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज माना जाता है। इसकी लागत कितनी होगी, वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है और हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको कौन कौन से सटीक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत सभी दस्तावेज जैसे कि टेक्सास एसोसिएशन के अनुच्छेद आप हमें ईमेल या फैक्स के माध्यम से नहीं भेज सकते। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद है, आपको हमें मूल वेट इंक से हस्ताक्षरित टेक्सास आर्टिकल्स डाक से भेजने होंगे या हमारे पास छोड़ने होंगे। ये हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेजों को ठीक से वेट इंक में टेक्सास के नोटरी पब्लिक द्वारा नोटराइज्ड होना चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, केवल टेक्सास के नोटरी का ही उपयोग किया जा सकता है। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास के नोटरी को अपने गैर दर्ज दस्तावेज में या उसके साथ यह टेक्सास नोटरी जूरर या स्वीकृति पाठ शामिल करना या संलग्न करना होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। तो अपने एसोसिएशन के अनुच्छेदों पर आपको इनमें से किसी एक को चुनना होगा। तो आपके पास दो विकल्प हैं, आप यहाँ नोटरी जूरर चुन सकते हैं और आप बस यहाँ इस पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं जिससे ये पाठ यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसे बस प्रिंट कर सकते हैं और फिर अपने दस्तावेज के साथ संलग्न कर सकते हैं अगर आप इसे अपने दस्तावेज पर लिखना नहीं चाहते पीछे की तरफ, क्योंकि शायद उस पर पर्याप्त जगह नहीं है। आप इसे नोटरी के लिए संलग्न कर सकते हैं ताकि वह इसे नोटराइज कर सके और यह टेक्सास नोटरी की स्वीकृति है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा है। अधिकांश लोग इसका उपयोग नहीं करते, वे जूरर का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम टेक्स्ट होता है। और फिर से बस यहाँ क्लिक करें और इससे टेक्सास नोटरी स्वीकृति डाउनलोड हो जाएगी। फिर से इसमें लिखा है या यानी इनमें से कोई एक। आप अपने दस्तावेज पर दोनों नहीं लगा सकते, सिर्फ एक ही चुनें। तो अगर आपका वकील दस्तावेज तैयार कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं या कोई नोटरी, तो आपको सिर्फ एक ही चुनना है। या फिर आप इसे चुन सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं, बस एक या दूसरे को चुनें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी-कभी नोटरी को खुद नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं और वे दोनों को ही लगा देते हैं और फिर राज्य इसे अस्वीकार कर देता है क्योंकि आप केवल एक का उपयोग कर सकते हैं। आप टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं जिसे ऑनलाइन वर्चुअल या रिमोट नोटरी भी कहते हैं, ताकि जूम से दस्तावेज नोटराइज हो सके, भले ही आप टेक्सास या संयुक्त राज्य अमेरिका में ना हो। इस स्थिति में आप हमारे संपर्क करें पेज से अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित और नोटराइज्ड दस्तावेज सीधे अपलोड कर सकते हैं। आपको हमें कुछ भी मेल करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां महिला पर क्लिक करके या सीधे इस लिंक से हमारे संपर्क पेज पर जा सकते हैं और फिर सब कुछ वैसा ही है। तो आपको अभी भी वही सब कुछ करना होगा जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक नोटराइजेशन में दिखाया था। एकमात्र अंतर यह है कि यहाँ नोटरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन करेगा, वे गीली स्याही से हस्ताक्षर नहीं करेंगे। एक्नॉलेजमेंट चुनने पर भी वे वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक साइन करेंगे जैसे दस्तावेज साइन करने वाला व्यक्ति। ये आप हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति जो एसोसिएशन के आर्टिकल्स पे साइन करने वाला है, वे इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जूम या वेब कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से साइन करेंगे। वे गीली स्याही से साइन नहीं करेंगे। पेज के सबसे नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएं। वहां आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर उसे प्रिंट करना होगा और फिर उसे जमा करना होगा। या आप इसे हमारे पास प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ भेज सकते हैं ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकें। और अगर आप ई नोटराइज कराते हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल करने या जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप ई नोटराइज कराते हैं तो यहाँ ऊपर संपर्क बटन पर क्लिक करें या यहाँ क्लिक करें और फिर आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे। उस विशेष पेज पर पेज के बिल्कुल नीचे एक अनुभाग दिया गया है जहां आप कई दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना इलेक्ट्रॉनिकली नोटराइज किया हुआ दस्तावेज यहां पर अपलोड कर सकते हैं। आप प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स से यूपीएस शिपिंग लेबल भी अपलोड करेंगे क्योंकि जब आप फेडेक्स टू यूपीएस.com के माध्यम से ऑनलाइन शिपिंग लेबल बनाते हैं तो वे आपको केवल एक पीडीएफ ही देंगे। ये हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगा, तो आप वो पीडीएफ अपलोड करें और फिर हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज का पीडीएफ भी अपलोड करें। तो जब आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑन ऑर्डर फॉर्म भरते हैं जिसे पूरी तरह से ऑनलाइन ही भरना होता है, इस प्रिंट करने की बजाय आप बस अपने कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, पीडीएफ के रूप में सेव करें और फिर इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लें और फिर आप ऑर्डर फॉर्म को इसी तरह अपलोड करते हैं तो सारी चीजें अपलोड की जाएंगी। आपको कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। अगला है स्टेप नंबर 2 जो है शिपिंग इंस्ट्रक्शंस। ये स्टेप 2 है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम आपके दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। तो शिपिंग दोनों तरफ से होगी
और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाना है और आपको क्या करना है ये भी बताया जाएगा। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों ले रहे हैं। अगर आप उदाहरण के लिए किसी नॉन हैक देश जा रहे हैं तो आपको जिसे डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन या एटेस्टेशन प्रक्रिया कहा जाता है उससे गुजरना होगा। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूडैस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल दो तरीके होंगे। पहला तरीका, जो सबसे आसान है और जिसे हम 99% लोगों को सुझाते हैं, और वह है ओवरनाइट भेजना। या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद भी दे सकते हैं। फिर भी इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जैसा कि हम तीसरे चरण में बताते हैं। ये बिल्कुल भी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर नहीं जा सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएनएस स्टेट डिपार्टमेंट, वॉशिंगटन डी.सी या विदेशी दूतावासों में ही ये प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। हम सभी लीगलाइजेशन अपने डी.सी कार्यालय में करते हैं। डीसी में ही दुनिया के लगभग सभी विदेशी दूतावास स्थित होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। उनका उपयोग ना करें। हमें दस्तावेज मेल न करें और न ही वापस भेजने को कहें, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग खराब होती है। हम केवल फेडेक्स उपयोग करने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप फेडेक्स या यूपीएस का उपयोग करना चाहें, या अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद और जिसे हम सलाह देते हैं, और हम उनके साथ हर दिन शिपिंग करते हैं, और हम 10,000 तक दस्तावेज भेजते हैं, और हमारे ग्राहक 6 महाद्वीपों में हैं, अभी तक अंटार्कटिका में नहीं पहुंचे हैं, ये फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज क्षतिग्रस्त या गुम ना हो, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं, और दस्तावेजों का उपयोग करने के मामले में वे सबसे सस्ते भी हैं अमेरिका में, निश्चित रूप से। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम वॉशिंगटन डीसी में शिपिंग करते हैं। ऑस्टिन टेक्सास स्थित कार्यालय, ये टेक्सास के बीचों बीच है। जितना दूर आप देश के पार जा सकते हैं उतना दूर, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डीसी कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। कार्यालय, अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें तो भी वही समय लगता है। इसकी कीमत $40 से ज्यादा है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो ये $20 से ज्यादा है। ये लगभग $23 है। ये दोगुने से भी ज्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है, खासकर जब आप इसे रातों रात या 2 दिन में जल्दी भेजना चाहते हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसे विस्तार से समझाएगा। मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको वह प्रक्रिया समझाएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या फिर आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे आपको देते हैं उसे ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ, जेपेग या किसी और फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको बनाते समय देते हैं। जब आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से आपको समझाएंगे कि यह कैसे करना है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए आपको आमतौर पर जिसकी जरूरत पड़ती है उसे कस्टम्स इनवॉइस कहते हैं। रसीद कहा जाता है, वह बनानी होगी। आप इन लिंक पे क्लिक करें, ये वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए है। हमारे पास आपके लिए एक तैयार टेम्पलेट है जिसे बस भरना है। फिर उस पर अपना नाम और तारीख लिखकर साइन करें। ये आपके लिए तैयार है। वैसे ये देश पर निर्भर करता है, अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम एहतियात के तौर पर इसे करने को कहते रहते हैं। अगर आप अमेरिका से किसी अन्य देश में डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो, उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये कर सकते हैं क्योंकि उन्हें फेडेक्स की ज्यादा चिंता नहीं होती। लेकिन दुनिया के अधिकांश अन्य देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए यह जरूरी होता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास ये हो, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं खुद को दोहरा रहा हूं। जब हम इसे भेज रहे हों तो आप शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। आपके पास वापस, ये आपके लिए शिपिंग है।
तो हमने आपके दस्तावेज का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वो आपको वापस भेजा जाए या किसी लॉ फर्म को या किसी अन्य देश में भेजा जाए या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहें कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें सच में उसका बिल आता है, सैकड़ों डॉलर का, जो हमारा नहीं है। इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालते हैं, तो हम आपके दस्तावेज़ वापस नहीं भेजेंगे। मान लीजिए, आप किसी को लिफ़ाफ़ा भेज रहे हैं और यूएस में ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखते हैं। आप प्रेषक का पता डालते हैं ताकि अगर पता गलत हो, तो डाकघर उसे लौटा सके, तो वे डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे माँग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं, लोग यही करते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता लिख सकते हैं, जैसे आप इसे भेज रहे हैं और चाहते हैं कि यह यूरोप वापस जाए। अगर आपके कोई दोस्त या परिवार के सदस्य अमेरिका में हों, तो आप उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तभी करें जब आपकी डाक वापस लौटाई जाए। उन्हें वापसी के लिए एक पता चाहिए। कस्टम्स के मामले में भी पता ज़रूरी है ताकि शुल्क न देने पर वे बिल भेज सकें। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। यह बहुत आसान है। इनमें से आप इस पर क्लिक करें, हम इसका मतलब और इसे करने का तरीका बताएँगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन शिपिंग करते हैं, तो वे पूछेंगे कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। आप वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। लोग ये हर दिन करते हैं। लोग कहते हैं, मुमकिन नहीं पर आप कर पाएँगे। बस तरीका बदलें, हमारे निर्देश मानें और इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में जाकर ये करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर वहाँ के लोगों को खुद नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर देश से यह काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि आप खुद ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और इसका पूरा भुगतान भी खुद ही कर रहे हैं। हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं। हम शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हम हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं करेंगे। हम संपर्क करके कहेंगे कि नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन और नाम होने पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भेजा जा रहा है, तो हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय कम है और दस्तावेज़ की जल्दी चाहिए, तो इसमें देरी ही हो सकती है। संभव है कि आपको हमें नया लेबल भेजने और हमारे आपसे संपर्क करने में कई दिन लग जाएँ। इसलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। फिर से वही बात है, ये बहुत ही आसान है। फिर से तो, अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं, ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। आप डाक के बजाय खुद आकर देते हैं, पर वापसी डाक से चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाते हैं और अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं। हमारी शानदार जगहों पर आकर आप दस्तावेज़ जमा करते हैं। फिर उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद, जैसा तीसरे चरण में देखेंगे, विदेश मंत्री को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर सीधे संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस लौटा देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊँगा, और यदि आप हमें दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का विचार कर रहे हैं, तो हमारी इस प्रक्रिया को पूरी करने की अंतिम समय सीमा आज 30 नवंबर 2025 की शाम तक की ही है। तो फिर कैसे, यदि आप हमें दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, तो आपको हमारा ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जिसे आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसे आपको ऑनलाइन भरना है और फिर प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी देगा। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें डाक से भेजने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेज दें। जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, आप इसे हमें भेजते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज़ और जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ ऑस्टिन, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर अपने दस्तावेज़ों के साथ उसे लेकर आएँ। अब मैं आपको हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ।
तो सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास उसी दिन फाइल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार, संघीय या राज्य छुट्टियों को छोड़कर, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला हो, वे छुट्टियों के अलावा भी कई दिनों के लिए बंद हो सकते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे। वो कोई संघीय अवकाश नहीं था और वे इस हफ्ते भी बंद थे। थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, फिर भी वे बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले छुट्टी घोषित कर दी है। क्रिसमस ईव, जो संघीय अवकाश नहीं है। बंद होने पर हम आपका दस्तावेज दाखिल नहीं कर पाएंगे। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आपको यह जानकारी है। तो आप टर्न अराउंड टाइम्स को लेकर जागरूक रहें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट रहना चाहता हूं। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार, जब वे खुले होते हैं, दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि हम उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल कर देंगे। फिर यह उनके टर्न अराउंड समय पर निर्भर करता है, जो बदलता रहता है। ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता कि प्रोसेसिंग कितनी जल्दी होगी। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कुछ ही घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। इस पेज पर जो भी लिखा है, यहीं पर वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम होगा और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के हिसाब से नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपका कागजात मेल या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाता है, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर फाइल करने के बाद इसमें 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं ताकि वे आपको जारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहां हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूं। तो परिदृश्य 1 में हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर तक या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कॉर्टन ऑफ समय से पहले मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे यह कर सकते हैं, जो 1 या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको यह मिल जाएगा और आपको वापस मेल बुधवार को किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा परिदृश्य है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण यह है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप हमारे ऑफिस में 2, 3, 4 या 4:55 बजे छोड़ते हैं, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले भी आते हैं। अगर आप उसी सोमवार को दस्तावेज छोड़ते हैं, तो हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन में। वे इसे अगले कार्य दिवस पर 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में भी जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, तो ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन हमला ना हो, अगर आप सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति, बेहतर होगा कि यह सोमवार को आपको वापस मेल कर दिया जाए। तो इसे एक बार फिर देख लेते हैं और इस पर जोर देना जरूरी है। अगर आप हमारे ऑस्टिन के मुख्य कार्यालय में खुद दस्तावेज जमा करते हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। हमें आपके दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिले या चाहे मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम का समय वही रहेगा। कई लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते और न ही संपर्क करते हैं। वे बस ये सोचकर आते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा, और यह संभव नहीं है क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। यह उन पर निर्भर है। वही तय करेंगे कि इसे उसी दिन जारी करना है, अगले या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन में नहीं रहते, प्रक्रिया तेज नहीं होगी। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो। लेकिन इस वीडियो में कही गई बातों पर ना जाएं, बल्कि जो यहां लिखा है उसी को देखें। जो भी यहां लिखा है, ठीक यही इस समय जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए, अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं।
तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑन ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म होते हैं और हम फाइलिंग फीस भरते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। दस्तावेज ज्यादा होने पर छूट मिलती है। ये रहा आसान चार्ट। एक दस्तावेज के $25 हैं और 2 दस्तावेजों के अपोस्टिल्स के लिए कम, और ये एक ही समय पर होना चाहिए। तो ये $170 है। 3 के लिए 245, इसी तरह आगे भी। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें बनाने हैं। हमारे पास यही है। और फिर कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टल्स के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास के लिए है। विदेश सचिव और टेक्सास के दस्तावेज। इसलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।